लोग तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी बातें ढूंढ लेते हैं जो शायद बाजार के लिए बेहतर निकल कर आए। इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को पेश हुए कई घंटे हो गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरे लेंस लगा कर देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में कहां कहां बाजार को उठने की गुंजाइश है। पसंद आया बाजार को सर्वे? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। जिस प्रकार का रुख और रुझान आज बाजार में था, यही समझ में आता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बातें सामने आई और जो बातें रखी गई, चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर तो है ही, लेकिन स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखें तो चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए और उन पर निर्णायक तरीके से यश पाने के लिए मेरे ख्याल से आने वाला जो कल है, बजट का दिन, वहां पर उम्मीद थोड़ी बहुत ज्यादा इस बारी बना करके चल रहे हैं लोग। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो उम्मीद पर लोग चल रहे हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जहां पर देश का विकास, खपत, ऋण की मांग में जो कमी थी वो, और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अनुशासन ध्यान में रखते हुए कामकाज करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है लक्ष्मण जी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने टिप्पणियां करी है, मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तकलीफें हमारे देश में स्थापित कंपनी को झेलनी पड़ती है, उस पर भी थोड़ी बहुत सहूलियत हो और कुछ नीतियां बनाई जाए, ऐसा मान करके चलते हैं। तो बाजार ने इकोनॉमिक सर्वे को तो सर्वे को सराहा है, अब देखते हैं हाँ, कल क्या आता है। देखते हैं कल क्या आता है। माधवी, अर्थशास्त्री होने के नाते, इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपने इकोनॉमिक सर्वे में क्या अच्छा पाया, कितना बैलेंस पाया आपने, या फिर कहूं मैं दूसरे शब्दों में कि इकोनॉमी के हालात को कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा इकोनॉमिक सर्वे? सो इको सर्वे ऑफ कोर्स पहले तो बैरोमीटर रहा नहीं अभी बजट के लिए एज सच टू सम एक्सटेंट। ये बेसिकली इट्स मोर लाइक अ समरी ऑफ एटलीस्ट द अर्ली चैप्टर्स आर बेसिकली समरी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली थ्रू द ईयर। कुछ बहुत important पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, which is largely to do with the fact that there is genuinely a labor slack in the economy। जहां उन्होंने बोला कि अगले पिछले साल भी यही कहा था कि we need around 8 million jobs in the non-farm sector, जिससे आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो आने वाली है अगले 10 साल में कैन बी सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब। उन्होंने इसी पे यू नो स्ट्रेस दोबारा किया कि डीरेगुलेशन, लेबर रिफॉर्म्स, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट इन्होंने काफी हाफ भी किया इस बात के लिए कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट कोविड के बाद बहुत बड़े हैं, the proportion of the profit have not been fairly shared with the labor market per se। तो wages as a proportion of profits actually बहुत बुरी काफी हद तक गिरे हैं since COVID। और ये बहुत जरूरी है कि लेबर को adequately यू नो रिवॉर्ड किया जाए, ताकि देयर इज अ रीजन फॉर द प्रोडक्टिविटी आल्सो ऑफ लेबर टू इंक्रीज इन जनरल। तो ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला, स्किलिंग और प्रोडक्टिविटी शेयर टू बी एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसी पे उन्होंने एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, वो एआई का किया कि इतना कंप्लेसेंसी मत रखिए विद रिगार्ड टू एआई, बिकॉज इंडिया अल्टीमेटली इज अ सर्विसेज sector economy, largely IT services and non-IT services in terms of exports। And this AI का जो nascent stage है, it has to be understood कि it could probably lead to bigger problems in the long run। So I think to somewhere you need to not be very complacent about the AI-led employment hurt that we can face in the sector। बिल्कुल। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। हमारे पास ए.के. भट्टाचार्य साहब, साकेत मिश्रा जी और विनोद शर्मा जी बने हुए हैं। आप लोगों के पास आऊँगा, लेकिन इस बीच सीधा चलते हैं वी अनंत नागेश्वरन जी के पास, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जिन्होंने इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बनाया है। उनसे बातचीत करते, फिर उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन आगे चलकर मैं लूँगा। कुछ मिनट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वी अनंत नागेश्वरन साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, जो आपने पहला ये इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज देखा मैंने, तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। इस पे आपने नॉटिकल शिप विल का पिक्चर बनाया हुआ है। इसके पीछे क्या सोच थी, क्या आप कहना चाह रहे थे इस पे?
we need to basically steer the ship or navigate the economy through uncertain, turbulent waters as the global economic and political environment that used to prevail over the last 20, 30 years are now giving way to a new equilibrium. Therefore, we have to be very steady and steer the ship through these uncertain waters. That was the logic behind the cover. बिल्कुल, ये कवर पेज की जो तस्वीर होती है वो हर बार इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा का विषय रहता है। एक बार कभी थाली बनाई गई थी, कभी चाइना का ग्राफ बनाया गया था और ये शिप व्हील बनाया गया है। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि एक पूरा ग्लोबल चीज़ें जिस तरीके से लैंडस्केप चेंज हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने इस सर्वे में एक जो बात कही वो ग्रोथ को, सबकी नज़रें उसी पर टिकी रहती है, 6.3 to 6.8%। तो इसमें आपको अपसाइड डाउनसाइड रिस्क कहाँ दिख रहा है, चूंकि IMF ने 6.5% का अनुमान दिया है? That's right. I think at the moment we would say that the range is broad enough to cover both the potential for upside and the downside. So the midpoint is somewhere between 6.5 to 6.6%. So right now we don't feel that the risks are tilted to any one side at this point. देखिए, दरअसल ये जो आपने 6.3 to 6.8% का दिया, ये लगातार दूसरा साल है जब ग्रोथ 7% से नीचे हो रहा है। लोगों का कंसर्न ये है कि एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का हमने टारगेट रखा है, तो ऐसे में ये ग्रोथ एस्टिमेट जो है के हिसाब से चले तो विकसित भारत का टारगेट पूरा कर पाना कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? 8% is an average growth rate we have to achieve, but yes, we can achieve. In some years, we may be like, for example, in 21-22, economy grew at 9.7%. So there will be years in which we can do better than 8%, and there will be some years when global situation is still evolving, that growth rate may be on the lower side. So in that sense, it doesn't necessarily mean that India will have to give up its goal of being a developed nation or Viksit Bharat by 2047. बिल्कुल परफेक्ट। दरअसल हो क्या रहा है कि बजट से पहले एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है, इस पे चर्चा हो रही है, वो है कंजम्पशन ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। कंजम्पशन बहुत स्लो पेस में चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बहुत ठोस उपाय मुझे दिखे नहीं। आप लोगों ने क्या सोचा इसके पीछे? So last time there was so much concern about rural consumption and everybody spoke about the K-shaped recovery in rural India, urban India doing well, etc. Now the shoe is on the other foot. Rural consumption is doing very well and people are saying urban consumption is not going well. So it is very clear that the concerns that were expressed about rural consumption were cyclical in nature. So it rebounded and now it is continuing to do very well. So urban India, the same thing may happen. Some of the consumption slowdown could very well be temporary, brought about by some of the macro-prudential actions taken, etc. And right now, one of the issues we would like to address urban consumption, not necessarily through fiscal policy, that's a separate issue. We are basically saying that deregulation so that the cost of doing business comes down, so that small and medium enterprises can grow, hire more people, and that is how you create income growth and consumption growth. The second approach we have tried to, indication we have given for urban consumption is private sector itself to look at its hiring and compensation practices, which can automatically become a mutually reinforcing cycle of demand growth and production growth, employment, income growth, again, consumption growth. So these are the two dimensions through which we are addressing the consumption story from a long-term perspective. Back to you. बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा